में आपका स्वागत है। आज का फैक्ट ये है, आपने नाम सुना होगा अल्फ्रेड नोबल। नाम सुना है सभी ने? एक वैज्ञानिक हैं नोबेल, जिनके नाम पे पुरस्कार दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। इन्होंने सन 1866 ईस्वी में, कब? 1866 में इन्होंने की थी बारूद की खोज। किसकी की थी? बारूद की खोज। अब इनके नाम पर ही आज नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, इसको आप साइंस की दृष्टि से भी अच्छा समझ सकते हो और ये जीके में भी काम आ सकता है। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लेना। अल्फ्रेड नोबल 1866 में बारूद की खोज की थी और इन्हीं के नाम पर इन्हीं की संस्था आज नोबेल पुरस्कार का वितरण करती है। आप स्टार डाल के कहीं पे नोट कर लो, अपनी कॉपी कर लो कहीं। अब देखो, इसके बाद आता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का अगला भाग देखो, कल हमने पढ़ लिया था। पाचन तंत्र का सबसे ऊपरी भाग है मुख। कौन सा है? मुख। और मुख के अंदर कितने भाग पाए जाते हैं? 3 भाग। हम इनको लिख सकते हैं मुख। इसके अंदर 3 भाग पाए जाते हैं। सबसे बाहर दांत, और इसके बाद पाई जाती है जीभ, और एक चीज़ और है, उसको मैंने आपको कल नहीं पढ़ा था, इसका नाम है यबला। क्या है? यबला। अब क्या होता है, देखो आपने देखा होगा कुछ बच्चे सोते समय खर्राटे लेके सोते हैं। उसके लिए उत्तरदायी कौन है? यबला। कौन है? यबला। अब देखो, यबला क्या पाया जाता है? यबला यहाँ पाया जाता है ग्रसनी से पहले। कहाँ पाया जाता है? ग्रसनी से पहले। आप कभी अपना मुंह ओपन करके देखना, जो आपको एक मतलब लटकी हुई स्ट्रक्चर दिखाई देगी, उसे क्या कहते हैं? यबला। ये क्या है? मांसपेशियों की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। इसका काम होता है, जो हमने भोजन ग्रहण किया वो सीधा कहाँ जाए? ग्रसनी में जाए। कहाँ जाए? ग्रसनी में। अब क्या होता है, जैसे ही हम सोते हैं, सोते समय कुछ व्यक्तियों में, जैसे या तो उनके अंदर फैट ज़्यादा हो गई, अधिकांशतः उन्हीं व्यक्तियों में समस्या आती है। इस यबला का आकार अपने मूल आकार से कुछ हो जाता है बड़ा। जैसे ही व्यक्ति श्वसन क्रिया करता है, तो ये यबला जो हमारा, इसे कहते हैं कठोर तालु। जो हमारे जबड़े के ऊपर का भाग है, इसे क्या कहते हैं? कठोर तालु। तो ये क्या करता है? कठोर तालु में बार बार वो करता है, रोटेट करता है। उसमें टकराने के फलस्वरूप जो आवाज़ उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है खर्राटे। क्या कहा जाता है? खर्राटे। अब देखो, खर्राटे अधिकांशतः आते हैं खान पान में अनियमितता से, और दूसरा यदि किसी व्यक्ति में फैट अधिक है तो उसमें खर्राटे आ सकते हैं। इसके लिए उत्तरदायी कौन है? यबला। उसके बाद कल हमने पढ़े थे दांत। दांत 32 होते हैं, और दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर व मोलर। ठीक है। अब एक आपने देखा होगा जो चूहे होते हैं, चूहे लगातार किट 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 की ध्वनि निकालते रहते हैं और हमेशा किसी न किसी चीज़ को कुतरते रहते हैं। आपने सबने देखा होगा। ऐसा क्यों होता है? जो चूहे के इंसाइजर दांत होते हैं, देखो पता तो सबको है, पर लेकिन कौन से दांत रहते हैं वो जिनको करता है? चूहे के इंसाइजर दांत। जो चूहे के इंसाइजर दांत कौन से? जो आगे वाले, ये दांत कौन से हैं? इंसाइजर दांत। इंसाइजर दांत चूहे के दांतों में अनियमित रूप से जीवन पर्यंत उनके अंदर वृद्धि होती रहती है। अब चूहा यदि किसी चीज़ को कुतरेगा नहीं, तो उनके दांत लगातार वृद्धि करते रहेंगे और उनके इंसाइजर दांत जबड़ों को भेदते हुए आर पार निकल जाएंगे और चूहों का मुंह नहीं खुलेगा। इस कारण उनकी मृत्यु हो सकती है भूख के कारण। इसलिए चूहे लगातार किसी न किसी चीज़ को कुतरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इंसाइजर दांत के आकार को नियमित बनाए रखने के लिए। ठीक है। इसके बाद आता है अगला भाग। आता है, उसे हम कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं? ग्रसनी। अब देखो, ग्रसनी का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। बस ग्रसनी का रोल ऐसा इतना है, हमारा ये जैसे मुंह खत्म हुआ, ये मुंह के अंदर का ये भाग है, इसे कहते हैं मुख गुहा। क्या कहते हैं? मुख गुहा। इस मुख गुहा के अंदर की तरफ एक कुप्पी नुमा संरचना पाई जाती है। किसके समान? कुप्पी नुमा। एक संरचना पाई जाती है कुप्पी नुमा। इस संरचना को कहा जाता है ग्रसनी। क्या कहा जाता है? ग्रसनी। अब देखो, ग्रसनी का कार्य,
ग्रसनी का कार्य सिर्फ इतना ही है, जो हमारी मुख गुहा में भोजन आया वो ग्रसनी की सहायता से ग्रसिका के अंदर डाल दिया जाता है। बस इतना सा रोल किसका है? ग्रसनी का। अब देखो सुनो, ग्रसनी के भाग होते हैं कितने? 3 भागों में बटी रहती है। एक तो रहती है नासा ग्रसनी जो नाक की तरफ पाई जाती है, एक रहती है मुख ग्रसनी वो मुंह की तरफ, और एक पाई जाती है कंठ ग्रसनी जो हमारे कंठ की तरफ रहती है। जो भाग जहाँ पाया जाता है उसके हिसाब से ही ग्रसनी कितने प्रकार की पाई जाती है? 3 प्रकार की। अब देखो, सबसे पहले भोजन मुंह में आया, मुंह से कहाँ गया? मुख गुहा में, मुख गुहा से भोजन कहाँ आया? ग्रसनी में आया। अब ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाएगा? ग्रसिका में। कहाँ जाएगा? ग्रसिका में। इसे हम ग्रास नाल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ग्रास नाल। अब देखो सामने देखो, इधर ग्रसनी मुख, ग्रसनी ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत व बड़ी आंत, इन सभी भागों को मिलाकर इनको एक नाम दिया गया है, उसे कहा जाता है आहार नाल। क्या कहा जाता है? आहार नाल। अब बात आती है आहार नाल क्या है। देखो आहार नाल को कुछ इस तरह समझ सकते हैं, मुख प्लस ग्रसनी प्लस ग्रसिका प्लस छोटी आंत प्लस बड़ी आंत प्लस ये आता है मलद्वार। मुख ग्रसनी ग्रसिका छोटी आंत बड़ी आंत व मलद्वार, ये सभी भाग मिलकर क्या बनाते हैं? आहार नाल। इन सभी को एक वर्ड में क्या कह सकता हूं? आहार नाल। देखो आपके क्वेश्चन कैसा आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आए कि पाचन तंत्र को समझाइए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मनुष्य की आहार नाल के बारे में आप क्या समझते हो? आहार नाल के आते के साथ ही आहार नाल में जो भी अंग पाए जाते हैं, अंग का मतलब मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, छोटी आंत, बड़ी आंत व मलद्वार। अब देखो अंगों में क्या नहीं आता? अंगों में यकृत नहीं आता है, अग्नाशय नहीं आता है, ये आते हैं ग्रंथियों में। किस में आते हैं? ग्रंथियों में। जितने भी अंग हमारे पाचन तंत्र में पाए जाते हैं उन सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है? आहार नाल। है नहीं इसमें, उसे क्या कहा जाता है? आहार नाल। अब इसके बाद आती है अगली स्ट्रक्चर, उसे कहा जाता है ग्रसिका। क्या कहा जाता है? ग्रसिका। अब देखो ग्रसिका का कार्य क्या रहता है? ग्रसिका का कार्य रहता है, ग्रसनी से भोजन कहाँ पे आएगा? ग्रसिका के अंदर। किसके अंदर आता है? ग्रसिका के अंदर। अब ग्रसिका से भोजन कहाँ आता है? आमाशय, जिसे हम स्टोमच कहते हैं, जिसे हम पेट कहा जाता है। वो जो कि पेट क्या होता है? आमाशय। क्या होती है? आमाशय। अब ग्रसिका होती है इसके निचले सिरे पर, निचले नहीं ऊपर वाले सिरे पर। देखो जहाँ पर ग्रसनी व ग्रसिका जहाँ पर मिलते हैं दोनों, जैसे यहाँ पे ग्रसनी खत्म हुई और जहाँ से ग्रसिका शुरू हुई, इन दोनों के पॉइंट पर, मतलब यूँ कह सकता हूँ, ग्रसिका के ऊपरी सिरे पर, ग्रसिका के ऊपरी सिरे पर एक ढक्कन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक ढक्कन पाया जाता है। इस ढक्कन को कहा जाता है एपिग्लोटिस, या इसे कहा जाता है घांटी ढक्कन। क्या कहा जाता है? घांटी ढक्कन या एपिग्लोटिस। अब क्वेश्चन आता है एपिग्लोटिस का कार्य क्या होता है? अब देखो एपिग्लोटिस कहाँ पाया जाएगा? ग्रसनी व ग्रसिका के मध्य में, मतलब ग्रसिका के ऊपरी भाग में या शीर्ष भाग में। इसका कार्य रहता है, जो ग्रसिका होती है इससे भोजन कहाँ जाए? आमाशय में। इसका निर्धारण कौन करता है? घांटी ढक्कन निर्धारित करता है, या इसे इंग्लिश में कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य भोजन को नियंत्रित करना, कि भोजन सिर्फ और सिर्फ इसमें जाए, आहार नाल में। देखो ग्रसनी व ग्रसिका के बाद इन दोनों के मिलने के स्थान पर श्वास नली और निकलती है। यदि घांटी ढक्कन नहीं होता तो हमारा भोजन श्वास नली में भी जा सकता था। श्वास नली में जाने के बाद व्यक्ति की क्या देखो मौत भी हो सकती है। खाना यदि आहार नाल की जगह, ये सारी क्या है? आहार नाल। इसे क्या कहूँगा पूरी को मैं? आहार नाल। भोजन आहार नाल में नहीं जाकर श्वास नली में चला गया तो व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। अब देखो क्या होता है,
श्वास नली देखो यहाँ कहीं से निकलती है, यहाँ से ग्रसनी से, यहाँ पर आकर दो डिवाइडेशन हो जाते हैं। एक हिस्सा तो हो जाता है आहार नाल के रूप में और दूसरा भाग किसके रूप में निकल जाता है, श्वास नली के रूप में। ठीक है, अब ये एपिग्लोटिस है, ये निर्धारित करता है कि भोजन कहाँ जाना चाहिए, और उसी बीच हमने श्वास ले लिया तो ये ढक्कन इधर की तरफ लग जाएगा, तो फिर श्वास नली खुल जाएगी। एक बार में दोनों चीज़ें खुली हुई नहीं रहती हैं, या तो घाटी ढक्कन खुलेगा, या तो खुलेगी श्वास नली, और या खुलेगी आहार नाल। आहार नाल खुली तो इसका मतलब है भोजन आहार नाल में जाएगा। इसीलिए कहते हैं खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा खाना खाते समय कई बार खांसी वगैरह आ जाती है, फिर हम पानी पीते हैं, उसका रीज़न यही है, उस समय क्या है, श्वास नली भी एक्टिवेट हो जाती है। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए कि खाना खाते समय हमको बात नहीं करना चाहिए, सिर्फ हमको खाना ही खाना चाहिए। अब देखो सुनो, ग्रसिका से भोजन कहाँ आएगा, आमाशय में। कहाँ आएगा, आमाशय में। अब ये आमाशय रहती है, देखो एक वर्ड और आता है बीच में, एक चीज, एक आपको सामान्य जानकारी देता हूँ, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है। आपने सुना होगा हिचकी आना, हिचकी सुना है? हिचकी कब आती है? हिचकी आती है आप खाना खा रहे हो, गलती से ये ढक्कन बंद होना भूल गया, हो सकता है भाई कई बार कोई ऑर्गन कार्य नहीं करे तो नहीं करे प्रॉपर, या हम खाना खाते समय बात कर ली, तो उस समय क्या होता है, भोजन आहार नाल में नहीं जाकर श्वास नली में चला जाता है। तो उस समय क्या होता है, हमारे माइंड को संकेत जाता है कि हिचकी आती है, उससे क्या है कि ये भोजन इससे बाहर निकलने का प्रयास करता है। माइंड संकेत देता है किसको, श्वास नली को, कि भोजन को एक तरह से वो ये कहता है कि विदेशी ने आक्रमण कर दिया है श्वास नली पर। भाई देखो श्वास नली का कार्य है बाहर से ओनली फॉर वायु ग्रहण करना, ना कि किसी भी ठोस चीज़ को ग्रहण करना। अब भोजन कैसा रहता है, ठोस अवस्था में, या हम लिक्विड लेंगे, ठोस लेंगे भोजन के रूप में, तो ये भोजन को श्वास नली से बाहर निकालने के लिए हिचकी आती है। जबकि हम क्या कहते हैं, कोई हमको याद कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। विज्ञान इस चीज़ को नहीं मानते कि देखो याद करने से हिचकी आएगी। हिचकी कब आएगी, जब भोजन आहार नाल में नहीं जाकर किस में चला जाए, श्वास नली में। कहाँ चला जाए, श्वास नली में। श्वास नली में भोजन चला गया तो आप ये समझिए कि आपको हिचकी आ जाएगी। खाना खाते हुए थोड़ी आती है, वैसे भी तो आ जाती है। वैसे आ जाती है। देखो सुनो, हिचकी कई कारणों से आती है। देखो सामने देखो, हिचकी कई कारणों से आती है। उसका एक रीज़न ये भी रहता है खाना खाने से। 99% केसों में हिचकी खाना श्वास नली में जाने से ही आती है। मतलब हिचकी आने का मतलब है कि उस खाने को बाहर निकालना, एक तरह से उल्टी टाइप की आके वो हिचकी श्वास नली से खाना बाहर निकल जाएगा, श्वास नली हमारी साफ हो जाएगी। यदि हिचकी नहीं आती है तो इसका मतलब पानी पी लेते हैं, वो हमारे एक तरह से उस चीज़ को खाने को निकालने के वो हैं सारे प्रोसेस। ठीक है, अब देखो सुनो, भोजन मुख में, मुख से कहाँ गया, मुख गुहा में, मुख गुहा से कहाँ गया, ग्रसनी में, और ग्रसनी से गया ग्रसिका में। यहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ। अब ग्रसिका के ऊपरी सिरे पर एक ढक्कन पाया जाता है जिसे कहा जाता है एपिग्लोटिस। क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस। अब इसके बाद आइए, अब भोजन, अब हमारा भोजन होता है आमाशय से कहाँ गया, ग्रसिका से कहाँ गया, आमाशय के अंदर। कहाँ गया, आमाशय में। अब देखो सुनो, आमाशय के अंदर तीन चीज़ें पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है, तीन चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो HCl पाई जाती है। क्या पाई जाती है, HCl। ये HCl क्या होता है, अम्ल। और एक इसके बाद पाई जाती है पेप्सिन। क्या पाई जाती है, पेप्सिन। और हम इन्हें कहा जाता है आमाशयी रस। क्या कहते हैं, आमाशयी रस, या इसे कहते हैं आमाशयी जूस या आमाशयी रस। अब देखो क्या होता है, एक चीज़ जो पहले छूट गई थी, जैसे ही भोजन मुख में आया, देखो इसको कैसे समझेंगे, भोजन आया मुख में, भोजन, और भोजन के अंदर क्या मिल गई, लार। क्या मिली, लार। भोजन के अंदर जो ही लार मिल गई,
इसी भोजन को क्या नाम दिया? इसे नाम दिया गया बोलस। क्या कहते हैं? भोजन प्लस लार। हमने जैसे भोजन को चबा लिया, उसके अंदर लार मिल गई, इसके बाद इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या नाम दिया गया? बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। क्या कहा जाता है? बोलस। इसके बाद ये भोजन ग्रसनी व ग्रेसिका से होता हुआ आमाशय में पहुंच गया। अब आमाशय में बोलस के साथ क्या मिलेगा? आमाशय रस। क्या मिलता है? बोलस प्लस आमाशय रस। इसे कहा जाता है काइम। क्या कहा जाता है? काइम। देखो सुनो, भोजन में लार मिली तो क्या नाम दिया? बोलस। अब मैं इसको भोजन में खाना नहीं कहूंगा, अब इसको कहूंगा बोलस। अब बोलस में क्या मिला? बोलस में मिल गया आमाशय रस। क्या मिल गया? आमाशय रस। आमाशय रस मिलने के बाद अब इसको एक नया नाम दिया गया, इसे कहा गया काइम। क्या कहा गया? काइम। आई बात समझ में? बोलस प्लस आमाशय रस, काइम। अब देखो क्या होता है, मैंने पढ़ाया था मुख के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां। और लार ग्रंथियों से जो शराब होता है उसमें लाइसोजाइम भी पाए जाते हैं। और एक उसके अंदर क्या पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। और इसके अंदर जो लाइसोजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है? मुख के अंदर। मुख में क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि। बस सीधी सी बात है, को लार अंदर नहीं आती, लार रहती है हमारे मुंह में ही। अब लार ग्रंथियाँ रहती हैं, देखो ये पाई जाती हैं 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की लार ग्रंथि रहती हैं, 3 प्रकार की। देखो पहले प्रकार की को कहते हैं, उसे कहते हैं कर्णपूर्व ग्रंथि। क्या कहते हैं? कर्णपूर्व। इसका दूसरा नाम है पैरोटिड। क्या नाम है? पैरोटिड। दूसरे प्रकार की ग्रंथि रहती है अधोजंब। क्या रहती है? अधोजंब। इसे कहते हैं सब मैंडीबुलर। क्या नाम है? सब मैंडीबुलर। इसके बाद तीसरे प्रकार की ग्रंथि पाई जाएगी, उसका नाम होता है अधोजिह्वा, या उसे कहते हैं सब लिंगुअल। देखो जीव को क्या कहा जाता है? लिंगुअल। क्या कहा जाता है? लिंगुअल। उसे कहा जाता है सब लिंगुअल। अब देखो सुनो, नाम से ही मालूम पड़ता है, ये हैं किसके प्रकार? लार ग्रंथि के। किसके प्रकार हैं? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अब लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हमारे मुंह के अंदर। सबसे पहली लार ग्रंथि, इसे कहते हैं कर्णपूर्व। अब कर्णपूर्व का मतलब है कान से पहले पाई जाने वाली। इसका मतलब हमारे कहाँ पाई जाएगी? हमारे गालों में। गालों में पाई जाएगी कर्णपूर्व ग्रंथि। इसका काम क्या है? ये जो लार ग्रंथि हैं जो हमारे गालों में पाई जाती हैं, ये एक प्रकार का तरल पदार्थ का स्रावन करती हैं। क्या करती हैं? तरल पदार्थ का स्रावन करती हैं। एक तरह से मतलब पानी जैसा पदार्थ निकालती हैं कर्णपूर्व ग्रंथि। ये किसके प्रकार हैं? लार ग्रंथि के। फिर आती है अधोजंब, या इसे का दूसरा नाम है सब मैंडीबुलर ग्रंथि। इसका कार्य क्या रहता है? मैंडीबुलर का मतलब ये पाई जाती है जीभ के नीचे। कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे। एक ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी? एक जोड़ी गालों में, एक जोड़ी जीभ के नीचे। जो जीभ के नीचे पाई जाती हैं ये निकालती हैं तरल प्लस श्लेष्मा। अब श्लेष्मा क्या रहता है? श्लेष्मा एक प्रकार का लसलसा, आपने लार देखी होगी, लार लसलसी रहती है, वो लसलसी रहती है श्लेष्मा के कारण। ये कहाँ से आता है? सब मैंडीबुलर से। कहाँ से आता है? सब मैंडीबुलर से। अब इसके बाद आती है सबलिंगुअल। क्या आती है? सबलिंगुअल। देखो ये ग्रंथि पाई जाती है गालों में, और ये दोनों ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे। दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे। अब इससे तो होता है स्रावित तरल पदार्थ। क्या होता है? तरल पदार्थ। इससे तरल प्लस श्लेष्मा। क्या होता है? तरल प्लस श्लेष्मा। और इससे होता है श्लेष्मा। अब याद रखने वाली बात, ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ग्रंथियाँ ये तो पाई जाती है कानों में, कानों के नीचे, मतलब हमारे गालों में। इससे क्या साबित होता है? तरल पदार्थ। दूसरे प्रकार की ग्रंथि है अधोजंब ग्रंथि। क्या होती है? अधोजंब ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाएगी? जीभ के नीचे। अधोजंब, जंब का मतलब जीभ के नीचे।
ये इससे क्या स्रावित होता है? तरल व श्लेष्मा। इसके बाद कौन सी पाई जाती है? सबलिंगुअल। इससे क्या स्रावित होता है? श्लेष्मा। ठीक है। इस तरह लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। अब इनसे मिलकर क्या बनती है? लार। इन तीनों से मिलकर जो भी पदार्थ स्रावित हुआ, इन तीनों ने मिलकर क्या बनाई? लार। और लार जो ही भोजन में मिली तो क्या बन गया? भोजन का बोलस। क्या बन गया? बोलस। अब इसके बाद हम आते हैं आमाशय पर। किस पे आते हैं? आमाशय पे। अब देखो सुनो, आमाशय होता है, देखो आपने देखा होगा कई व्यक्तियों को डकार आती है। खाना खाने के तुरंत बाद डकार आई, इसका मतलब वो हमारे लिए खतरे का संकेत है। खाना खाने के तुरंत बाद डकार आनी चाहिए 2 या 3 घंटे बाद। क्यों? समझाते हैं। अब जो भी हमने भोजन उल्टा सुल्टा खा लिया, यदि हम भोजन को चबाकर खा रहे तो सीधी बात है खाना खाने के तुरंत बाद डकार नहीं आएगी। आपको भूख है 1 रोटी की और खा गए 4 रोटी, अब ये आमाशय है। इसके यहाँ पर एक ढक्कन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक ढक्कन। इसे ढक्कन को कहा जाता है पाइलोरिक वाल्व। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पाइलोरिक वाल्व। अब आप ये देखो, इसकी क्षमता रहती है 1 से लेकर 3 लीटर की। आमाशय की क्षमता कितनी है भाई? इसके अंदर एक बार में कितना भोजन संग्रहित किया जा सकता है? 1 से लेकर 3 लीटर, और हम खा गए 4 लीटर। अब कहाँ जाएगा वो 1 लीटर एक्स्ट्रा? अब क्या होगा? अब ये ढक्कन क्या होता है? देखो यहाँ से भोजन इसके अंदर स्टोर हो गया, स्टोर होने के बाद ये ढक्कन तुरंत लग जाता है। ये ढक्कन आने तो देगा पर माल को जाने नहीं देगा। पर अब आप ये देखो, जब आप इस ढक्कन के साथ फोर्स करोगे, फोर्स का मतलब है क्षमता से अधिक खाओगे, तो ये ढक्कन खुलेगा। अब यहाँ पे कुछ क्रियाएं होती है आमाशय में, क्योंकि आमाशय में पाई जाती है क्या? HCl। क्या पाया जाता है? HCl। HCl क्या होता है? अम्ल। क्या होता है? अम्ल। अब ये क्या करता है? भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। आमाशय क्या करता है? भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। जैसे ही भोजन एसिड के संपर्क में आएगा तो भोजन पचना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं खाना खाते समय और खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। पानी जहर के समान कार्य करता है। क्यों? HCl। अब हमने पानी पी लिया भाई, भोजन आमाशय में गया, जाते के साथ ही क्या होगा? HCl स्रावित होगा, और हमने पी लिया पानी। ये एक तरह से उसकी सांद्रता घट गई। सांद्रता का मतलब उसकी मात्रा कम हो गई। भाई एक तो पहले 1 लीटर पानी में 100 ml HCl था। अब पानी हो गया 2 लीटर, पर लेकिन वो कितना रह गया? 100 ml ही। अब 1 लीटर किससे कितना आया? 50 ml। इसका मतलब उसकी मात्रा में कुछ कमी आई, तो फिर वो हमारे भोजन को नहीं पचा पाएगा। ठीक है। अब एक इसमें पाया जाता है पेप्सिन। क्या पाया जाता है? पेप्सिन। अब देखो सुनो, ध्यान रखने वाली बात, आमाशय के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। किसका होता है? आमाशय में होता है प्रोटीन का पाचन। किसका होता है? प्रोटीन का पाचन। अब क्या होगा? आपने भोजन उल्टा सुल्टा खा लिया, क्षमता से अधिक खा लिया, ये जो ढक्कन है ढक्कन खुलेगा। अब ये ढक्कन खुलते समय तो आवाज़ नहीं करेगा, ये ढक्कन झटके से लगेगा, जोर पड़ेगा, कि मतलब एक तरह से बार बार परेशान नहीं करना है। इसके अंदर भोजन 3 से 4 घंटे तक पड़ा रहता है आमाशय के अंदर। खाना खाने के 3 से 4 घंटे तक भोजन आमाशय के अंदर रहता है। किस अंदर रहता है? आमाशय के अंदर। अब हमने खा लिया भोजन, ज़्यादा जगह ही नहीं है, हम खाए जा रहे हैं, माइंड संकेत ही नहीं दे रहा, हम रुक ही नहीं रहे। फिर क्या होगा? ये भोजन बिना पचा हुआ, छोटी ये है कौन सी? छोटी आंत शुरू हो जाती। आमाशय के खत्म होते के साथ ही छोटी आंत शुरू हो जाती है। तो ये भोजन कहाँ आएगा? छोटी आंत में आ जाता है तुरंत, बिना पचा हुआ भी। मतलब आधा पचा हुआ भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। अब क्या होगा? अब ये ढक्कन झटके के साथ लगेगा बंद। झटके के साथ लगा तो हमको डकार आई। क्या आई? डकार। अब ये डकार कब आती है? जब ये ढक्कन बंद होता है। अब हमने तो एक तो ढक्कन टाइम पे बंद हो भाई, 3 या 4 घंटे बाद बंद हो, और एक हम, हाँ बिल्कुल, एक हमने 2 मिनट बाद ही खा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। ये ढक्कन बंद होने के बाद क्या आता है? डकार का आना। अब डकार किसके कारण आती है? आमाशय के ऊपरी सिरे पर एक ढक्कन पाया जाता है, उसे कहते हैं पाइलोरिक वाल्व। पाइलोरिक वाल्व के बंद होने के फलस्वरूप जो आवाज़ आती है
वो हमें डकार के रूप में सुनाई देती है। उसे हम क्या नाम देते हैं? डकार का। इसके बाद चलिए, आमाशय के 3 भाग होते हैं। अब देखो सबसे बड़ी बात, आमाशय पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है हमारे शरीर के बाईं तरफ। कहाँ पाया जाता है? हमारे बाईं तरफ, इधर की तरफ। आमाशय कहाँ पाया जाएगा? शरीर के बाईं तरफ। आकार कैसा होता है? अंग्रेजी के जे आकार का, ऐसा आमाशय रहता है, जे आकार का। ठीक है भाई, ये आमाशय का इतना ही रोल है। और आमाशय में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। अब आमाशय के बाद अब भोजन कहाँ आएगा? छोटी आंत में। कहाँ आएगा? छोटी आंत में। अब देखो सुनो, तो ये छोटी आंत रहती है। अब देखो, अब यहाँ पे भोजन का नाम क्या रख दिया हमने? भोजन का नाम क्या हो गया? काइम। क्या हो गया? काइम। भाई यहाँ तो था, मुंह में था बोलस, बोलस आमाशय से निकलते के साथ क्या बन गया? काइम बन गया। अब काइम आएगा। अब काइम किसे कहते हैं? बोलस प्लस आमाशय रस को क्या कहते हैं? बोलस कहा जाता है। अब इसके बाद भोजन आएगा छोटी आंत में। कहाँ आएगा? छोटी आंत में। अब यहाँ से ही छोटी आंत शुरू हो गई। अब छोटी आंत में 2 संरचना जुड़ी रहती हैं। एक तो रहती है अग्नाशय और एक रहती है यकृत या लीवर। क्या रहती है? एक रहती है लीवर और एक रहती है आमाशय। अब देखो क्या होता है, अग्नाशय से भी एक प्रकार का स्राव स्रावित किया जाता है, एक प्रकार का रस स्रावित किया जाता है। उसे कहा जाता है अग्नाशयी रस। चूंकि अग्नाशय से निकला, क्या नाम रख दिया? अग्नाशय। ज्यों ही भोजन आमाशय से छोटी आंत में आया, यहाँ से छोटी आंत शुरू हो गई। देखो नाम है छोटी आंत, पर छोटी नहीं है, बड़ी है। देखो अब आप देखो, बड़ी आंत छोटी है, तो बड़ी आंत तो यहाँ खत्म। ये देखो कितने घूम फिर रही है। देखो छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई तकरीबन 7 मीटर होती है। कितनी होती है? 7 मीटर लंबी छोटी आंत, लंबाई 7 मीटर लंबी। जबकि बड़ी आंत इतनी बड़ी नहीं रहती, बड़ी आंत रहती है छोटी। अब इसको छोटी आंत क्यों कहा गया, इसको बड़ी आंत क्यों कहा गया, ये भी समस्या है। अब देखो सुनो, है तो छोटी, चौड़ाई में तो छोटी है, पर वैसे लंबाई ज़्यादा है, इसलिए इसे छोटी आंत तो यूँ कहा गया क्योंकि इसकी चौड़ाई कम थी। अब इसकी चौड़ाई इससे बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको कह दिया बड़ी आंत। हमारे शरीर में भोजन का 80% पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। अब कोई यदि किसी की छोटी आंत खराब हो गई तो भोजन का पाचन नहीं होगा। क्यों? देखो छोटी आंत में ही अग्नाशय खुलता है, छोटी आंत में ही यकृत खुलता है, लीवर में से एक प्रकार का जूस निकलता है। उस जूस का नाम दिया गया है पित्तरस। क्या नाम दिया गया है? पित्तरस। इसे कहा जाता है बाइल जूस। क्या कहते हैं? बाइल जूस। अब अग्नाशय, इससे भी एक प्रकार का जूस निकलता है, उसे कहते हैं अग्नाशय रस। हमारे शरीर में यदि, इसे इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियाज। क्या कहते हैं? पैंक्रियाज। यदि पैंक्रियाज खराब हो गया, आपके शरीर में भोजन का पाचन नहीं होगा। क्यों? देखो क्या रहता है अग्नाशय रस में। अग्नाशय एक ऐसी चीज है, इस एक ऐसा अंग है या एक ऐसी ग्रंथि है जिसके अंदर हम जो भी भोजन लेते हैं वो 3 प्रकार से लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन के रूप में। किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन के रूप में अग्नाशय रस होता है। इसके अंदर ये क्षमता है, ये इन तीनों का ही पाचन कर देगा। किसका कर देगा? इन तीनों का ही पाचन कौन कर देता है? अग्नाशय रस पाचन कर देता है। ये इसकी क्या है? खासियत है। अग्नाशय रस की क्या खासियत है? इन तीनों का पाचन। अब आमाशय किसका करता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का पाचन। और मुंह में किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का। स्टार्च को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है एक। देखो मुंह में पाचन हुआ किसका? कार्बोहाइड्रेट का। किसका हो गया? कार्बोहाइड्रेट का। कहाँ हो गया? मुंह में पाचन। आपने देखा होगा, आप चावल खाते हो, चावल फीके रहते हैं, एक्चुअली फीके रहते हैं, पर कुछ समय बाद चावल मीठे लगने लग जाते हैं। क्यों? मैंने कहा लार में एमाइलेज पाया जाता है। एमाइलेज
जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है इसको कन्वर्ट कर देगा माल्टोस में। किसमें? माल्टोस में। और माल्टोस होती है मीठी, इसलिए चावल खाने के कुछ समय बाद मीठे ऑटोमेटिक, यदि आप मीठे चावल नहीं खाओ ना तो भी चावल मीठे लगने लग जाएंगे। ये सारी क्रिया कहाँ हो गई? हमारे मुंह में। अब एक चीज़ समझ में आई, मुंह में सिर्फ और सिर्फ किसका पाचन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। कहानी खत्म। इसके बाद आते हैं आमाशय में। आमाशय में किसका पाचन हुआ? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का। किसका हुआ? प्रोटीन का। आमाशय खत्म होते के साथ ही क्या शुरू हो गई? छोटी आंत। अब छोटी आंत में दो बड़े ग्रंथियां खुलती हैं, एक का नाम अग्नाशय या पैनक्रियाज, दूसरा लीवर या यकृत। अग्नाशय में वो क्षमता पाई जाती है जो कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन तीनों का ही पाचन कर सकता है। इसलिए अग्नाशय रस को क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस। क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? अग्नाशय को। किसे कहा जाता है? अग्नाशय को। अग्नाशय को कहा जाता है पूर्ण पाचक रस। अब अग्नाशय में देखो तीनों चीज़ों का पाचन हो गया। अब इसके बाद क्या होता है? जो भोजन है, हमारा भोजन, अब इसने क्या, यकृत ने भी कुछ निकाला। यकृत में एक थैली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक थैली। उसे कहा जाता है गॉल ब्लैडर, या उसका नाम होता है पित्ताशय। देखो यहाँ पाई जाती है इसके अंदर ही, इसे कहते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं? अब नाम से समझ में आ रहा है पिता। पिता मीन्स पित्ताशय। एक तरह से खूब छोटी आंत सही है, अग्नाशय सही है, आमाशय सही है, सब कुछ सही है, पर लीवर खराब है, भोजन का पाचन नहीं हुआ। एक और मैं आपसे कह रहा हूँ, अग्नाशय सबका गुरु है, तीनों चीज़ों का पाचन कर देता है। अरे आप सकते नहीं है यकृत की, तो नहीं है ना। अब यकृत में ऐसी क्या खूबी है? अब देखो सुनो, यकृत की खूबी सुन लो। अब जो भोजन हमारा आया आमाशय से, आमाशय में क्या था? HCl। तो भोजन कैसा हो गया? अम्लीय माध्यम में। कैसा हो गया? अम्लीय। अब देखो यदि भोजन अम्लीय ही रहा तो हमारी आंत में छाले पड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? छाले। क्योंकि अम्ल का मतलब क्या? तेजाब, HCl। अब क्या करता है? यकृत में वो क्षमता पाई जाती है, इसके अंदर से निकलता है पित्तरस। पित्तरस में क्षमता है वो हमारे भोजन को क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? क्षारीय। अब देखो अम्ल मिला, अम्लीय तो वहाँ से आया, और क्षार कहाँ से मिल गया? यकृत से। अम्ल और क्षार दोनों भोजन में मिल गए। अब भोजन कैसा हो गया? उदासीन, ना अम्ल रहा ना क्षार रहा। अब हमारी आहार नाल को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। अब देखो, अब बात आती है यकृत की। अब यकृत के बारे में दो लाइनें। यकृत से क्या स्रावित होता है? पित्तरस। क्या होता है? पित्तरस। अब देखो पित्तरस होता है, इसके अंदर दो प्रकार के वो पाए जाते हैं, दो प्रकार के सॉल्यूशन या दो प्रकार के रस पाए जाते हैं। पित्तरस में कितने भाग होते हैं? दो भाग। एक तो होता है पित्त लवण। क्या होता है? पित्त लवण। और एक होता है पित्त वर्णक। तो पित्त वर्णक दो प्रकार के, एक तो होता है बिलिरुबिन। क्या होता है? बिलिरुबिन। क्या होता है? बिलिरुबिन। और एक होता है बिलिरुबिडिन। क्या होता है? बिलिरुबिडिन। देखो यकृत तक पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। यकृत है, यकृत में से स्रावित होता है पित्तरस। अब पित्तरस से कहाँ स्टोर किया जाता है? पित्ताशय में। देखो सुनो, क्वेश्चन आता है पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। अब यकृत के पास जगह नहीं है इसको रखने के लिए, अब यकृत इसको कहाँ करेगा स्टोर? पित्ताशय में। इसे इंग्लिश में कहा जाता है गॉल ब्लैडर। क्या कहा जाता है? गॉल ब्लैडर। अब क्या होता है, जो ही हमारा भोजन, अरे इधर देखो सामने, जो ही भोजन आमाशय से आया, किसमें? छोटी आंत में। अग्नाशय ने तो निकाला अग्नाशय रस। क्या निकाला? अग्नाशय रस। और पित्त और यकृत ने निकाला पित्तरस। पित्तरस स्टोर हो गया पित्ताशय में। कहाँ हो गया? पित्ताशय में। पित्ताशय में क्या होता है? पित्तरस। पित्तरस से दो भागों का मिलकर बना होता है, पित्त लवण व पित्त वर्णक। अब पित्त लवण का क्या कार्य होता है? देखो सुनो, मैंने कहा मुंह ने पाचन किसने किया? मुंह में कार्बोहाइड्रेट। आमाशय में किसका पाचन हुआ? प्रोटीन का। अग्नाशय में तीनों चीज़ों का ही हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन। अब किसका नंबर आता है?
यकृत का। अब बात आती है यकृत किसका पाचन करता है। यकृत का नंबर 1 काम भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। दूसरा कार्य ये करता है वसा का पाचन, फैट का। यदि लीवर खराब है तो फैट का पाचन नहीं होगा। किसका पाचन नहीं होगा? फैट का पाचन नहीं होगा। और फैट का पाचन कौन करता है? पित्त लवण। पित्त रस में क्या पाया जाता है? पित्त लवण। और पित्त लवण किसका पाचन करता है? वसा का। इसे कहते हैं वसा का पायसीकरण करना या वसा का इमल्सीकरण करना। क्या कहते हैं? वसा का इमल्सीकरण या वसा का पायसीकरण करना। ये तो बात हो गई पित्त रस के एक भाग की। अब दूसरा भाग आता है। पित्त रस में 2 प्रकार के वर्णक, वर्णक का मतलब होता है रंग, 2 प्रकार के रंगीन पदार्थ से पाए जाते हैं। इन्हें कहते हैं पिगमेंट। 2 प्रकार के पिगमेंट रहते हैं। एक का नाम है बिलिरुबिन, एक का नाम है बिलिरुबिडिन। क्या है? बिलिरुबिडिन। अब जो हमारा बिलिरुबिन है, जो आपके देखा होगा कई लोगों में पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया रोग क्यों होता है? बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण। यह उत्तरदायी किसके लिए है? पीलिया के कारण। पीलिया कब होगा? जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। बिलिरुबिन की मात्रा यदि पित्त रस में बढ़ गई तो आपके क्या हो जाएगा? पीलिया। अब आपने देखा होगा हम जैसे दिन में पानी कम पीते हैं और बाहर धूप में घूम रहे हैं, हम जब टॉयलेट करने जाएंगे तो हमारे मुंह का रंग कैसा होता है? पीले रंग का। कैसा होता है? पीले रंग का। वो क्यों होता है? वो होता है बिलिरुबिडिन के कारण। किसके कारण? बिलिरुबिडिन। अब क्या है बिलिरुबिडिन में? इससे एक पदार्थ का स्रावित होता है, उसका नाम होता है यूरोक्रोम। क्या नाम है? बिलिरुबिडिन द्वारा यूरोक्रोम का स्रावन किया जाता है। किसका? यूरोक्रोम। अब यूरोक्रोम के कारण ही हमारे मूत्र का रंग कैसा रहता है? पीला। यदि किसी के मूत्र का रंग ज़्यादा पीला आ रहा है, अपने लीवर का टेस्ट कराइए, लीवर से संबंधित समस्या हो सकती है।